हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऐड हैं तीनों पार्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 4th पार्ट, ओके। और 4th पार्ट में हम यहाँ पे आज 2 चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी हम कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को जानेंगे, और दूसरा है फंक्शनल ब्लॉक ऑफ सीपीयू। चलिए आइए अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ओके। सो कंपोनेंट्स यानी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी कंप्यूटर सिस्टम की एक छोटी सी डेफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, वैसे हो सकता है डेफिनेशन आप जानते हो, फिर भी हम यहाँ पे इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स रीड डेटा फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेसेस द डेटा बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन इट एंड जनरेट राइट्स द डिजायर्ड आउटपुट। अब ये जो भी हमारा पूरा पैराग्राफ है, इसको आप 4 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। यानी हमने इसको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले इसमें हमारी कंप्यूटर की छोटी सी डेफिनेशन, यानी कंप्यूटर क्या है वो शामिल है, और उसी के साथ साथ इसमें शामिल है कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम, यानी कंप्यूटर किस क्रम में कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले जो इस पैराग्राफ में है वो इतना जान लीजिए, द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो जो आपका कंप्यूटर है बेसिकली वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। यानी आप इसको इलेक्ट्रॉनिक युक्ति बोल सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो आपके सामने दिख रहा है फोटो, ठीक है, ये कार्य किस प्रकार करती है? तो ये कार्य 3 चरण में करती है। देख लेते हैं कौन कौन से 3 चरण है। सबसे पहला चरण देखिए, दैट एक्सेप्ट रीड्स डेटा फ्रॉम द यूजर, ठीक है, यहाँ तक यूजर तक। अब हम स्टार्टिंग से एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें याद हो जाए। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रीड्स डेटा फ्रॉम द यूजर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा को या निर्देशों को एक्सेप्ट करती है या रीड करती है। अब एक्सेप्ट करने के बाद क्या करती है, तो दूसरा चरण हमने यहाँ पे लिखा है, एंड प्रोसेसेस दैट डेटा बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन ऑन इट, ठीक है। ये दूसरा चरण है जिसमें कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी यूजर ने डाटा दिया है उसको प्रोसेस करेगा। कैसे प्रोसेस करेगा, ये क्या करेगा, यूजर ने जो भी आंकड़े दिए हैं उसके ऊपर कैलकुलेशन और ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। और फिर एट लास्ट तीसरा चरण जो है कंप्यूटर के कार्य करने का वो क्या है, एंड जनरेट्स राइट्स द डिजायर्ड आउटपुट। जो भी उचित आंसर आया है उसको यूजर को डिस्प्ले करा देगा। इसका हम छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। पता है इसलिए ये उदाहरण ताकि आपके हर प्रकार से जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होते चले जाए, ठीक है। ये देखिए, सपोज एक कैलकुलेटर है। जो कैलकुलेटर यदि मैं इस पे इनपुट ना दूं, मैं इसको बोलो ही नहीं कि 2 + 2 कर या 2 + 3 कर, तो क्या ये वर्क कर पाएगा? नहीं ना, ये ऐसा कैसे ही रखा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको इनपुट देना है। अब इनपुट किसके द्वारा दोगे, अपने माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा। तो जो डिवाइस जिसके द्वारा आप यूजर को इनपुट देते हो वो कहलाती है आपकी इनपुट डिवाइस, ओके। सो आपका माउस है, कीबोर्ड है, ये क्या कहला रहा है, आपका इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहला चरण कंप्यूटर के कार्य करने का, आपको इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इनपुट देना होगा। तो जैसे सपोज मैंने इनपुट दिया, यहाँ माउस के द्वारा दे रही हूँ 2 + 2। अब ये मैंने कैलकुलेटर को क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। कैलकुलेटर या कंप्यूटर जो भी आप मानो, इसको मैंने इनपुट दे दिया। यदि मैं इनपुट ही नहीं देती तो कार्य तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक। अब क्या होगा, 2 + 2 देने के बाद अब जैसे मैं इक्वल पे क्लिक करूंगी तो ये जो 2 + 2 है ना, ये कहाँ पहुंच जाएगा, सिस्टम की मेमोरी के अंदर, और वहां से 2 + 2 जुड़ेगा और जुड़ के फिर आपको आउटपुट स्क्रीन पे 4 दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे मैडम जैसे ही आपने इक्वल प्रेस किया वैसे ही आ गया, वो सिस्टम के अंदर मेमोरी के अंदर कब गया, कब कैलकुलेट हुआ? तो देखिए, जब भी जो भी आपका आंकड़ा है ये कंप्यूटर के अंदर जाता है, प्रोसेस होता है, ये आपको दिखता नहीं है। इसकी क्या इनर प्रोसेस है, ये इसके अंदर चलती रहती है, ये प्रोसेस आपको होते हुए नहीं दिखती, ओके। मतलब इस तरीके की जो आंकड़ों की प्रोसेसिंग है ना, आपको होते हुए नहीं दिखती।
अब क्या होता है, प्रोसेसिंग होती तो है लेकिन कंप्यूटर की जो कार्य करने की स्पीड है वो इतनी ज़्यादा फास्ट है कि आपको पता ही नहीं चलता कब इसने प्रोसेसिंग कर दी और कब इसने आउटपुट दे दिया। ठीक है, जैसे ही बेसिकली आपने इक्वल दबाया तो यहाँ पे दो कार्य हुए, एक हुआ प्रोसेसिंग और दूसरा हुआ जनरेट दी आउटपुट, जो कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दो कार्य परफॉर्म हुए लेकिन आपको होता हुआ एक ही कार्य दिखाई, यानी आउटपुट ही दिखाई। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। ठीक है, आपको पता नहीं चलता कब ये प्रोसेस करके आपको आंसर दे भी देता है। फाइन, सो आपको ये पूरी डेफिनेशन आई होप समझ में आई होगी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को डेटा के रूप में ग्रहण करता है। फिर यूजर ने डेटा दिया है, उसके ऊपर कंप्यूटर सिस्टम कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उसके बाद एक आउटपुट जनरेट करता है और आउटपुट स्क्रीन पे आपको वो आउटपुट शो करा देता है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरी डेफिनेशन अच्छे समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कंप्यूटर के यहाँ पे कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ डायग्राम दिख ही रहा है, तो इस डायग्राम को पढ़ने के पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट्स सच एज। कंप्यूटर में 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट कई सारे होते हैं बट जो मेजर कंपोनेंट है यानी मुख्य कंपोनेंट है वो 4 होते हैं। ओके, पहला कंपोनेंट होता है इसका इनपुट डिवाइस यानी इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्यों बोला हमने? यानी जो आपके इनपुट डिवाइसेस है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जिसके द्वारा हम सिस्टम को इनपुट देते हैं, ये क्या कहलाती है? आपकी इनपुट डिवाइस। ठीक है, और ये जो इनपुट डिवाइस है इनको हम इनपुट यूनिट भी बोलते हैं। दूसरा सबसे मुख्य कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू, तीसरा है मेमोरी और चौथा है आउटपुट। मतलब ये चारों मेजर कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि इनके बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चारों कंपोनेंट्स हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं तो देखते हैं। ओके, इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जाता है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेसर के द्वारा होती है यानी सीपीयू के द्वारा होती है। प्रोसेसर क्या करता है? जो भी डाटा एक्सेप्ट करता है उसको मेमोरी में भेज देता है स्टोर करने के लिए। फिर यहाँ पे स्टोर करने के बाद जो भी डाटा स्टोर हुआ है उसके ऊपर फिर क्या करेगा? वो वापस लेके उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके उसी डाटा को आउटपुट के रूप में आपको शो करवा देगा। ठीक है, जो डायग्राम देखा इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अब इसको हम थोड़ा सा थ्योरी के रूप में और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनपुट यूनिट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ इनपुट यूनिट में, एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी होती है? आपकी हार्डवेयर डिवाइस होती है, क्योंकि ये जो आपके माउस है, कीबोर्ड है, ये बेसिकली क्या है? ये टेंजिबल पीस है। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था टेंजिबल का मतलब। टेंजिबल यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सो कीबोर्ड को बड़े आसानी से आप छू सकते हो, देख सकते हो। माउस को आप बड़ी आसानी से देख सकते हो, उसको छू सकते हो। तो ये हार्डवेयर जो इनपुट डिवाइसेस है क्या है? टेंजिबल पीस है, या कह लीजिए ये एक फिजिकल पार्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। ओके, सो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? हार्डवेयर बोल रहे हैं। सो इनपुट डिवाइस इज एन हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस यूज टू सेंड डाटा टू ए कंप्यूटर। ठीक है, जो भी आपके इनपुट डिवाइसेस है ये कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को सेंड करने के लिए काम में आती है और ये आपके हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एन इनपुट डिवाइस अलाउस यूजर्स to communicate and feed instructions and data to computers for processing, display, storage and or transmission। जो इनपुट डिवाइस है वो यूजर को अलाउ करती है कि वो कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को फीड कर सके या इंस्ट्रक्शंस को फीड कर सके, ताकि वो जो डाटा यूजर ने दिया है ना कंप्यूटर को, वो डाटा प्रोसेस हो सके, डिस्प्ले हो सके, स्टोर हो सके और ट्रांसमिट हो सके। आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ पे बात कर लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली इनपुट डिवाइस। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? ये तो आप बहुत अच्छे से जान के होंगे। पहला होता है कीबोर्ड, ठीक है, और दूसरा होता है माउस। ओके, ये आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। ओके, आई होप अभी आपको इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। जो मुख्य इनका वर्क है वो तो आप सब जानते होंगे। हाँ, जब हम M1R5 यानी जो आप मॉडल पढ़ रहे हो इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो हम इनके बारे में थोड़ा डीप में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड और माउस है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है? अदर इनपुट डिवाइसेस।
अब देखो कीबोर्ड और माउस के अलावा और भी कई सारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, पर हमने यहाँ पे इसको अदर में क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो कीबोर्ड माउस तो मुख्य हो गया, ये तो कंप्यूटर सिस्टम में होता ही होता है। इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब वो क्या मुख्य नहीं है, मतलब वो आप चाहो तो सिस्टम में रखो, चाहो तो मत रखो, कोई बात नहीं। क्या क्या है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है आपकी जॉयस्टिक। अब ये जॉयस्टिक क्या होती है? देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है जॉयस्टिक का। इस तरीके से जॉयस्टिक होती है। इसमें एक ये देखिए आपको गोलाकार बेस दिख रहा है ना, ऐसा बेस होता है और ये एक स्टिक दिख रही है, इस तरीके की ये स्टिक होती है। तो ये जो स्टिक है ये बेसिकली क्या करती है, ये मूव करती है, यानी आप अपने हाथों से स्टिक को सारी दिशाओं में मूव कर सकते हो। तो जिस भी दिशा में आप मूव करोगे ना, आपका जो कर्सर है सिस्टम के अंदर, यहाँ जिसको भी आप पॉइंट कर रहे हो, वो क्या होगा, मूव करता जाएगा। आई होप यदि आपने कोई वीडियो गेम खेला होगा तो इसका यूज़ किया होगा। ओके, तो ये वीडियो गेम वगैरह के पर्पज से ज़्यादा यूज़ की जाती है जॉयस्टिक। नेक्स्ट तो आता है आपका स्कैनर। अब स्कैनर भी देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। स्कैनर मोस्टली क्या करता है, स्कैनर आपकी कोई भी हार्ड कॉपी की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में पहुँचा देता है। यानी आप कोई भी अपनी हार्ड कॉपी या कोई भी पेज हुआ, किताब का पेज हुआ, उसको बड़ी आसानी से स्कैनर की मदद से कंप्यूटर के अंदर पहुँचा सकते हो। ठीक है, कैसे? स्कैन करके। यानी स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी के रूप में परिवर्तित कर देता है। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ होती है ना, वो डिजिटल कॉपी कहलाती है, और जो आपके हाथों में होती है ना पेपर के फॉर्म में, वो हार्ड कॉपी कहलाती है। ओके, सो स्कैनर क्या करता है, आपकी हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी के रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी आपके पेपर को कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देता है। नेक्स्ट आता है आपका बारकोड रीडर। तो देखिए जब भी आप बाजार में कोई सामान खरीदने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप कैश काउंटर पे जाते हैं तो वह एक मशीन द्वारा आपके सामान को स्कैन किया जाता है, जिससे उसकी बिलिंग होती है। तो यह मशीन बारकोड रीडर होती है। जो आपको दिख रही है मशीन, ये मशीन कौन सी है, बारकोड रीडर है। तो इस मशीन के द्वारा जब भी आप कोई भी सामान परचेस करते हो तो उस सामान को इस मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। और साथ ही साथ में जिस भी सामान को स्कैन किया जा रहा है, उस सामान पे आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से काली लाइंस होती हैं, और ये काली लाइंस कहलाती हैं आपकी बारकोड। ठीक है, तो ये जो काली लाइंस होती हैं, इन्हीं में एक्चुअली में जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, उसकी प्राइस मौजूद होती है। इनको बारकोड रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है, यानी स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही बारकोड के द्वारा स्कैन किया जाता है तो काली लाइंस के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, जो कि आपको नहीं दिख रही, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम पे डिजिटल फॉर्म में पहुंच जाती है। ठीक है, सो बारकोड रीड करने के कारण ही हम इस मशीन को बारकोड रीडर बोलते हैं। तो ये इनपुट यूनिट आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। ओके, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है द सीपीयू इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच इंटरप्रेट्स एंड एक्सिक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। जो सीपीयू है बेसिकली वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर का हार्ट कहलाता है, यानी कंप्यूटर का दिल कहलाता है। अब कंप्यूटर का दिल क्यों कहला रहा है, क्योंकि जो हार्ट है वो क्या करता है, पूरे शरीर में ब्लड का संचार करता है प्रॉपर रूप से। और मान लो अगर वो हार्ट ही बंद कर दे काम करना, तो जो ब्लड का संचार है वो बॉडी में रुक जाएगा। यानी जो हार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, किसी भी जीव का। तो जो हार्ट है वो क्या करता है, बेसिकली पूरी बॉडी में ब्लड का संचार करता है। इसी प्रकार जो सीपीयू है वो भी क्या करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सूचनाओं का संचार हो रहा है, या जो भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, या ये कह लीजिए कि जो भी सिग्नल्स मूव कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सारे के सारे सीपीयू के द्वारा ही मूव कर रहे हैं। ओके, तो सीपीयू ही है जो सारे के सारे सिग्नल्स को पूरे कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, संचार करता है। ओके, यानी आपके दिए हुए डेटा को सीपीयू के द्वारा ही संचार किया जाता है, और संचार करते हुए मेमोरी में पहुंचाया जाता है। फिर सीपीयू के द्वारा ही कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाई जाती है, और सीपीयू के द्वारा ही आउटपुट तक आपका जो रिजल्ट है वो लेकर आया जाता है। तो पूरा जो संचार है, पूरे डेटा का जो संचार है वो सिग्नल्स के रूप में कौन करवा रहा है, सीपीयू ही करवा रहा है। ठीक है, सिग्नल्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि बेसिकली जो भी आप डेटा सिस्टम को देते हो, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, या जो भी आपको दिख रहा है कंप्यूटर में, बेसिकली ये सारा काम सिग्नल के रूप में ही होता है।
अब वो चीज़ हम आगे जाके बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप जान लीजिए कि जो भी आप डाटा दे रहे हो वो सारा के सारा CPU जो है वही संचार करवा रहा है, ठीक है, वही आउटपुट जनरेट करवा रहा है, वही आउटपुट को शो करवा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है द CPU इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, इट इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अभी हमने बात की ना कि जो भी आप यूजर को डाटा देते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो, वो CPU प्रोसेस करवा रहा है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी जो CPU है कंप्यूटर के एक पार्ट है, विच इंटरप्रेट्स, ये ध्यान रखना, इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। जो आपका CPU है ये यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट यानी जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए उसको समझेगा, है ना, उसको व्याख्यात करेगा। कौन? CPU। और फिर जो भी इंस्ट्रक्शन उसने व्याख्यात किए, समझे, उसको क्या करवाएगा? मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट करवाएगा। ना आगे बढ़ते हैं तो हम CPU का यहाँ पे दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। CPU कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप इन कंप्यूटर्स which receive input from the input unit and process input that provide output to the output device, ठीक है। वही बात यहाँ पर आ गई, ठीक है। बड़ी सरल सी बातें हैं सारी के सारी, सिर्फ एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ जाना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? CPU कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। जो CPU है इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। यदि आप प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के, तो उसमें मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो 4th जनरेशन आई उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली वो किसका रूप है? वो CPU का ही रूप है, ठीक है। तो जो CPU है वो माइक्रो प्रोसेसर के रूप में ही हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, इसलिए हम CPU को क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो हमने लिखा है CPU कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो हमने आगे लिख दिया इज अ स्मॉल चिप इन कंप्यूटर्स। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बेसिकली देखी जाए तो एक छोटी सी चिप होती है कंप्यूटर सिस्टम में। चिप छोटी सी होती है लेकिन इसके काम बहुत बड़े होते हैं, ओके, क्योंकि सारा काम यही संभाल रही है आपके कंप्यूटर का, ओके। सो ये आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी सेकंड पॉइंट की कि CPU कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप इन कंप्यूटर्स, ठीक है। जो CPU है वो एक छोटी सी स्मॉल चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर स्थित होती है। अब ये कार्य क्या करती है? तो कार्य वही करती है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, विच रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द इनपुट यूनिट। भाई ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? इनपुट यूनिट से इनपुट को ग्रहण करेगा, यानी यूजर जो भी डेटा दे रहा है इनपुट यूनिट के द्वारा, है ना, जो भी आंकड़ा दे रहा है इनपुट यूनिट के द्वारा, उस इनपुट को क्या करेगा? CPU एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करके क्या करता है? एंड प्रोसेस इनपुट दैट प्रोवाइड आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस। जो भी इनपुट जो भी प्रोसेसर ने जो भी इनपुट लिया है इनपुट यूनिट के द्वारा, उस इनपुट को क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? प्रोवाइड आउटपुट, एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, यानी एक आउटपुट देता है। किसको देता है? टू द आउटपुट डिवाइस, यानी जो भी आउटपुट जनरेट किया है ना वो आउटपुट डिवाइस में पहुंचा देता है प्रोसेसर। जस्ट देखा था कैलकुलेटर 2 + 2, तो उसका जो आंसर आया था 4, वो बेसिकली कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हुआ था। फिर प्रोसेसर ने वो जो 4 है उसको आपको आउटपुट स्क्रीन, यानी जो आपने सामने देखी ना स्क्रीन, इस स्क्रीन पे दिखा दिया था 4, ओके। सो इनपुट यूनिट से इनपुट ले लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और फिर आउटपुट यूनिट को आउटपुट दे देगा। सारा काम बेचारा CPU तो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ब्लॉक ऑफ CPU, यानी CPU का जो फंक्शनल ब्लॉक है वो कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अभी आपने डायग्राम देख लिया, इस डायग्राम को अच्छे से आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो CPU के मुख्य 3 कंपोनेंट होते हैं, ALU, CU एंड MU। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना। जो हमने स्टार्टिंग में कंपोनेंट देखे थे, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट, वो कंप्यूटर के कंपोनेंट थे, और ये हैं आपके CPU के कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसमें ALU है, CU है एंड MU है। चलिए ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, द ALU परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सो जो आपकी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या करती है? परफॉर्म करती है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास लिखा हुआ अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके। जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनके अंदर क्या क्या होता है? एडिशन होता है,
सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। देखिए आपने देखा होगा, आपने मैथ्स पढ़ी होगी, तो आपने मैथ्स में ना दो प्रकार की सवाल अधिकतर सॉल्व किए होंगे, बहुत ही बेसिक लेवल की बात कर रही हूँ। एक तो आपने एक सवाल सॉल्व किए होंगे कि टू प्लस टू कितना होता है, 5 माइनस 3 कितना होता है, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये बहुत ही बेसिक टर्म है, ये आपने अपने मैथमेटिक्स में सॉल्व की होंगी। तो इस तरीके की जो टर्म्स होती है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या आती है आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। अब दूसरे प्रकार के और भी सवाल सॉल्व किए होंगे, जैसे कि आपने सॉल्व किया होगा ना कि दो नंबर होंगे 10 और 5, तो अब ये बताओ 10 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या ये 10 और 10 बराबर हैं, क्या 10 और 5 बराबर हैं या नहीं है। तो इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं ना, ये आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशन में। ओके, तो देखिए आगे हमने लिखा भी है, लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूड कंपेयरिंग नंबर, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, या फिर आपने कोई लॉजिक स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया है तो उसके लिए यूज होते हैं। अब आप कहेंगे मैडम यहाँ पे लेटर क्यों लिखा है, तो देखिए लेटर का भी कंपैरिजन होता है। जैसे 10 और 5 के बीच में कंपेयर हो गया ना कि बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, ऐसे लेटर के बीच में भी हो जाता है कंपैरिजन। जैसे सपोज आपको दो लेटर दे दिए ए और यू, बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये जानने के लिए लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब ये मत क्वेश्चन पूछ लेना कि मैडम ये कैसे होते हैं, तो ये चीज़ भी जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इसको समझने के लिए हमें मॉडल 4 यानी पाइथन प्रोग्रामिंग पर जाना होगा। तो उसके लिए भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग कवर करेंगे। यदि आप अभी पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी पाइथन के भी कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आप 3rd चैप्टर से देख सकते हो। फर्स्ट और सेकंड भी देख सकते हो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो थ्योरी आ जाती है, लेकिन 3rd चैप्टर से प्रैक्टिकल है, तो चाहो तो अभी भी देख सकते हो। पिछले साल ही मैंने बनाए थे पाइथन के लेक्चर्स। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाके आपको पाइथन के लेक्चर्स अच्छे से मिल जाएंगे। समझ में आया? तो हम देखें यहाँ पे जो पहला पॉइंट था एएलयू का, वो क्या पढ़ा था, एएलयू परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो एएलयू है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मौजूद होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन कितने कहते हैं, जिनके अंदर क्या इंक्लूड होता है, कंपेयरिंग नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। जिनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स को भी हम कंपेयर करते हैं, वो क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर की कहाँ जरूरत पड़ेगी, अब आप बोलोगे तो स्पेशल कैरेक्टर ऐसे नहीं होता, जैसे आपने एक अपनी जीमेल आईडी लिखी, तो अब जीमेल आईडी में आप @ नहीं लगाओगे, तो आपकी जीमेल आईडी क्या इनवैलिड है। तो बेसिकली जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो @ से समझ रहा है कि भाई आपने जीमेल आईडी सही लिखी है कि नहीं लिखी। डॉट का यूज किया नहीं, डॉट के बाद कॉम लिखा हुआ है, तो डॉट के बाद आपने कॉम के बीच में डॉट लगाया कि नहीं लगाया, गूगल.com के बीच, गूगल और कॉम के बीच में। तो ये जो सिंबल्स होती है ना आपके सिस्टम में, जैसे कि हैश है, डॉलर है, स्टार हो गया, अंडरस्कोर हो गया, जो सिंबल्स है ना, @ हो गया, ये सिंबल्स आपके स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। तो ये जो भी स्पेशल कैरेक्टर, इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे जानो कि ईमेल आईडी सही है या नहीं, तो फिर ऐसी कंडीशन में लॉजिकल ऑपरेशन का यूज होता है। ठीक है, अब ये सेम बात मत पूछ लेना कि हम कैसे जानेंगे, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको पाइथन पढ़नी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, द एलयू इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। जो एलयू है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, यानी कंप्यूटर के अंदर जो आपका सीपीयू है उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन आपके परफॉर्म होंगे ना वो एलयू में जाकर ही होते हैं। ठीक है, जैसे जो भी आप कैलकुलेशंस करते हो, जो भी आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाते हो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो, बेसिकली वो सारे के सारे कंप्यूटर के ऑपरेशन आपके एएलयू में ही जाके परफॉर्म होते हैं। इसलिए जो एएलयू है वो क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, यानी जो शुरुआत हुए वो आपकी एएलयू से ही होती है, सीपीयू की। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अ कंट्रोल यूनिट मीन्स सीयू, कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में हम बोलते हैं सीयू। ओके, सो अ कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक द बॉस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑफ द प्रोसेसर्स एक्टिविटी। कंट्रोल यूनिट बॉस की तरह ही काम करता है कंप्यूटर सिस्टम में, और जितने भी प्रोसेसर की एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करता है, यानी प्रोसेसर के द्वारा की गई सारी एक्टिविटीज को संपादित करता है कौन, कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल करता कैसे, तो यही बात हमने नेक्स्ट लाइन में लिखी है, देखिए क्या लिखा हुआ है,
यूजिंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेसर। तो जो फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा ना कि कंट्रोल यूनिट बॉस की तरह काम करती है, जितनी भी एक्टिविटी होती है प्रोसेसर की उन सबको कोऑर्डिनेट करती है। तो ये सारी जो एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना बॉस की तरह रोल कैसे निभा पाती है, वो ऐसे निभा पाती है कि जो सीपीयू है उसमें कुछ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं पहले से ही। उन्हीं प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के द्वारा कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर के द्वारा फ्लो की गई इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। अब जो हमने अभी बात की प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ती है और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही वो क्या करती है, कंट्रोल करती है फ्लो को, यानी इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है ना उसको कंट्रोल करती है। तो अब वो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को कैसे रीड करके कार्य कर पाती है, तो वही चीज हमने फिर थर्ड लाइन में बताई है कि कंट्रोल यूनिट जो इंस्ट्रक्शंस उनको पढ़ के कैसे कार्य करती है। तो यहाँ पे लिखा है इट रीड्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी एंड इंटरप्रिटेशन and changes in a series of signals to activate other part of the computer। जो कंट्रोल यूनिट है वो मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ती है, ठीक है, पढ़ने के बाद उसको व्याख्यात करती है यानी उसको समझती है, समझने के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है उन सब चीज़ों को सीरीज ऑफ सिग्नल्स के रूप में परिवर्तित करती है, जिससे क्या कर सके वो एक्टिवेट अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी इसलिए सीरीज ऑफ सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है जिससे कि वो क्या कर सके कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल यूनिट क्या कर रही है, इनपुट यूनिट से सिग्नल ले रही है, स्टोरेज में डेटा को पहुंचा रही है, आउटपुट यूनिट से आउटपुट प्रोवाइड करवा रही है यूजर को। ये सारा काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट तो कर रही है। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली सारे काम सिग्नल के रूप में करती है, यानी आपका जो कीबोर्ड माउस जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है ना, ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो इन सब चीज़ों को अच्छे से संभाले हुए है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं संभालेगी तो आपका माउस कहीं भी घूम जाएगा। अभी तो आप बढ़िया माउस चलाते हो ना, जहाँ भी पॉइंट करते हो वहाँ पे माउस पॉइंट हो जाता है। यदि कंट्रोल यूनिट ना होना तो माउस आपका मतलब कोई व्यवस्थित काम नहीं करेगा माउस, ना आपका कीबोर्ड व्यवस्थित काम करेगा। ये सारी चीज़ें इसलिए व्यवस्थित काम करेंगे क्योंकि कंट्रोल यूनिट मौजूद है सिस्टम के प्रोसेसर के अंदर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हमने बात की उसी को हमने यहाँ पे बताया है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड ऑल अदर यूनिट्स। जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है। कोऑर्डिनेट यानी संपादित करती है ना। जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। किस किस चीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगी, तो हमने यहाँ पे लिखा है इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड ऑल अदर यूनिट्स, यानी सिस्टम से जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड है ना उन सारी चीज़ों को कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। चाहे फिर वो आपकी इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो या मेमोरी हो या XYZ जो भी हो, हर चीज़ कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी यूनिट की। तो जान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले मेमोरी क्या होती है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स कंप्यूटर्स डेटा एंड प्रोग्राम। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, जो कि स्टोर करती है कंप्यूटर्स डेटा एंड प्रोग्राम। ओके, सो कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के डेटा और कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टोर करती है। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है देखिए, इट स्टोर्स प्रोग्राम डेटा रिजल्ट और मैनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है वो डेटा प्रोग्राम और भी जितनी भी अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है जो भी सिस्टम के अंदर स्टोर है वो सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर की मेमोरी में ही स्टोर है। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है हमने, मेमोरी स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट इज जीरोस एंड वंस इन इंटरनल स्टोरेज एरियाज। यहाँ पे 1S आएगा, सॉरी गलती से आ गया, ठीक है। इन इंटरनल स्टोरेज एरियाज इन दी कंप्यूटर। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स में क्या पढ़ा कि जो मेमोरी है वो क्या कर रही है, डेटा को स्टोर कर रही है, प्रोग्राम को स्टोर कर रही है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है डिफरेंट प्रकार की। तो ये सारी चीज़ें जो मेमोरी स्टोर कर रही है ना, तो बेसिकली ये सारा के सारा डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में ही कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, ठीक है। यानी जो मेमोरी है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है एक तरीके से, और जो भी हमारा डेटा है, जो भी चीज़ें हम सेव कर रहे हैं सिस्टम के अंदर वो बाइनरी के रूप में सेव हो रहा है, यानी 0 और 1 के फॉर्म में ही सेव हो रहा है मेमोरी के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, सम कंप्यूटर्स आल्सो यूज वर्चुअल मेमोरी विच एक्सपेंड फिजिकल मेमोरी ऑनटू ए हार्ड डिस्क। देखिए आप सभी जानते हो सिस्टम के अंदर मेमोरी मौजूद होती है,
ठीक है। सिस्टम के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है और हार्ड डिस्क के अंदर सारे के सारे डेटा क्या होता है, स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। अब क्या होता है, आजकल तो सारा के सारा काम सिस्टम से ही होने लगा, कंप्यूटर से ही होने लगा। तो क्या होता है, भले आजकल मेमोरी खूब बड़ी बड़ी आने लगी, 32 GB की आने लगी, 64 GB की आने लगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्या होता है, मेमोरी कम पड़ जाती है, मेमोरी के अंदर स्पेस कम पड़ जाता है। आजकल आप मोबाइल खरीदते हो ना, अधिकतर आपके देखते हो भाई इसके अंदर मेमोरी बहुत अच्छी है, स्पेस बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा होने के बावजूद आप अच्छा मोबाइल खरीदते हो, मेमोरी अच्छी खरीदते हो उसके अंदर, यानी अच्छी मेमोरी वाला मोबाइल खरीदते हो, उसके बावजूद आपकी जो मेमोरी है वो डाटा इतना हो जाता है, फोटो वीडियो सब इतना डाटा हो जाता है कि आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम की या मोबाइल की, है ना। तो मेमोरी फुल होने के कारण एक और मेमोरी यूज की जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल यानी एक आभासी मेमोरी भी होती है। सो कुछ कंप्यूटर फिजिकल मेमोरी को बढ़ाने के लिए वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पूछा जाता है वर्चुअल मेमोरी क्यों यूज की जाती है, तो वर्चुअल मेमोरी फिजिकल मेमोरी को, यानी कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद है फिजिकल मेमोरी, उसको एक्सपेंड यानी उसको विस्तृत करने के लिए यूज में ली जाती है। और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो वर्चुअल मेमोरी को हम बेसिकली आभासी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तब हमारे पास यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स आ रही हैं कंप्यूटर की। मेमोरी यूनिट में चार्ट किस लिए, देखिए आप सभी जानते हो ना, आजकल मेमोरी आती है वो GB में आती है, टेराबाइट में आती है, ओके, KB में तो खैर आजकल आती ही नहीं है मेमोरी। आप इंटरनेट का डाटा यूज करते हो तो वो तो एक टाइम बीत गया जब जियो नहीं था, उसके पहले KB में डाटा आता था, MB में आता था, अब तो डाटा GB में मिलता है आपको, है ना, प्रत्येक दिन डाटा GB में मिलता है। तो बेसिकली ये जो GB है, MB है, KB है, ये क्या है, इसको जानने के लिए हमने इस तरीके से इस डायग्राम को तैयार किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। देखिए अभी आपने देखा, हमने क्या देखा, 0 और 1। बेसिकली 0 और 1 क्या है, ये होते हैं आपके बाइनरी नंबर, ठीक है। तो इंडिविजुअल 0 है ना, इस इंडिविजुअल 0 को हम बोलते हैं बिट, और इंडिविजुअल 1 को भी हम क्या बोलते हैं, बिट। यानी 0 और 1 जो हमें दिख रहा है ना, ये क्या है, बिट है, यानी अकेला 0 एक बिट है, अकेला 1 एक बिट है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि सपोज ये मेमोरी लिखा हुआ है, तो मेमोरी क्या है, एक पूरा वर्ड बन गया, लेकिन इसके अंदर जो M है ये एक अक्षर है, E एक अक्षर है ना, M एक अक्षर है, ठीक है। इस तरीके से 6 अक्षर मिलके मेमोरी नाम का एक शब्द तैयार हुआ है। इसी प्रकार 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, यानी 0 1 जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, बाइनरी नंबर, ये 0 और 1 इंडिविजुअली बिट कहलाते हैं, ठीक है। जब भी अकेले होते हैं, 0 अकेला है तो हम इसको 0 बिट बोल देंगे, 1 अकेला है तो हम इसको 1 बिट बोल देंगे। अब क्या होता है, जब ये 0 1 का कलेक्शन हो जाता है, सपोज ये 0 1 आपके कलेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, 0 1 1 0 मैंने लिख दिया, 0 0 1 हो सकता है, सॉरी 0 0 1 0 हो सकता है, 1 1 0 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है 4 बिट में। तो जब भी ये 4 बिट इकट्ठी हो गई तो हमने इसको नाम दे दिया निब्बल, एन लिख दिया निब्बल का, है ना, NIBBLE इसकी स्पेलिंग होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सो जब भी आपकी इंडिविजुअल 4 बिट्स जो है वो इकट्ठी हो जाती है, यानी 4 बिट्स का समूह बन जाता है, तो हम उसको बोलते हैं निब्बल। अब इसी प्रकार जब आपके इस तरीके से 8 बिट का समूह बन जाता है, ओके, अब ये 8 बिट कोई सी भी हो सकती है, 7 8, तब ये 8 बिट्स का जब समूह तैयार हो गया, यानी ऐसा समूह है जिसमें के अंदर 8 बिट है, ये कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 0 1 1 मैंने लिखा है, ये 0 0 1 1 1 1 ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन 0 1 के रूप में ही होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जो कि 8 बिट में बन जाता है, तो ये पूरी 8 बिट का जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, बाइट, ठीक है। ये बाइट, ये क्या है, बाइट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जब 8 बिट मिल गई तो 1 बाइट बन गई। इसी प्रकार ये जो ग्रुप है ना, इस प्रकार 8 बिट्स के, सपोज मान लीजिए आपके 1 0 2 4 इतने ग्रुप तैयार हो गए, यानी 1 0 2 4 बाइट जब तैयार हो जाती हैं तो फिर वो वहाँ कहलाता है हमारा KB, यानी किलोबाइट। ओके, समझ में आया। देखिए फिर से एक इतिहास बता देती हूँ, जब 0 अकेला है, 1 अकेला है, यानी इंडिविजुअल 0 इंडिविजुअल 1 है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिट बोल रहे हैं। अकेला 0 है या अकेला 1 है तो बिट है। फिर यह 0 1 जब 4 के कॉम्बिनेशन में आ गया, यानी 4 बिट्स का एक ग्रुप बन गया, तो हमने इसको निब्बल बोला। फिर जब ये 0 1 का जो कॉम्बिनेशन है ये 8 बिट्स के ग्रुप में आ गया,
यानी 8 बिट्स का जब कॉम्बिनेशन हमारे सामने आ गया, एक पूरा ग्रुप आ गया, तो इसको हमने 1 बाइट बोल दिया। अब इसी प्रकार का जो 8 बिट का ग्रुप है, यानी ये बाइट, इसको हम बाइट बोल रहे हैं ना, 8 बिट के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, बाइट। तो इसी प्रकार जो बाइट है, मान लीजिए ये 1024 बाइट हमारे सामने आ जाती है, उस यूनिट को हम क्या बोलेंगे, किलोबाइट। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा याद रख लेना कि कितने किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, पूछा जाता है। तो 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स हो जाएंगी, 1024 बाइट हो जाएंगी। तो ये जो किलोबाइट है, ये इसमें अंदर जो बाइट्स हैं वो क्या हजारों में आ जाएंगी, 1024 है ना, तो हजारों में आ जाएंगी। फिर जब 1024 किलोबाइट यानी 1024 किलोबाइट्स का जो कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, तब बन जाती है आपकी 1 मेगाबाइट। ठीक है, और जो 1 मेगाबाइट है उसमें लगभग 1 मिलियन ऑफ बाइट्स मौजूद होती हैं। ये जब आप इसका आंकड़ा पढ़ोगे तो 1 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। फिर 1024 मेगाबाइट जब कलेक्ट हो जाती है तो बन जाएगा आपका जीबी यानी गीगाबाइट, और गीगाबाइट के अंदर अप्रोक्सीमेट 1 बिलियन ऑफ बाइट्स होती हैं। फिर जब ये 1024 गीगाबाइट्स कलेक्ट हुआ, तब उस पूरे ग्रुप को हमने क्या बोला यहाँ पे, टेराबाइट। और टेराबाइट में जो बाइट्स हैं लगभग वो 1 ट्रिलियंस होती हैं। ओके, सो ये चार्ट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं पड़ता। यदि आप इसको थोड़ा सा बना के देखोगे, समझोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस 1024 कॉम्बिनेशन याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आउटपुट यूनिट की। आउटपुट डिवाइसेस आर पेरिफेरल इक्विपमेंट। जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या है, आपकी पेरिफेरल इक्विपमेंट्स है। आपने देखा था ना, हमने स्टार्टिंग में जब इनपुट डिवाइस पढ़ी थी तो उसको भी क्या बताया था, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। इसी प्रकार जैसे इनपुट डिवाइस पेरिफेरल इक्विपमेंट कहलाती है, इसी प्रकार आउटपुट डिवाइस भी पेरिफेरल इक्विपमेंट ही कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द डिवाइस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा to the user either in the form of hard copy and the soft copy are called output devices। क्या लिखा हुआ है, द डिवाइस यानी ऐसी डिवाइस जो कि क्या करती है, डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में यूजर को बताती है या यूजर को देती है, यूजर को देती है, ऐसी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये मॉनिटर है, मेरे सामने दिख रहा है मॉनिटर। ये मॉनिटर क्या, एक आउटपुट यूनिट है यानी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या कर रही है, मुझे इन्फॉर्मेशन दिखा रही है। ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में तो इन्फॉर्मेशन है, और इसी का यदि मैं प्रिंट ले लूँ तो वो किस रूप में आ जाएगा, हार्ड कॉपी के रूप में। आउटपुट यानी जो सिस्टम देता है, जो सिस्टम आपको दे रहा है वो क्या है, आउटपुट है, और जो आप सिस्टम को दे रहे हो वो क्या है, इनपुट है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो आउटपुट डिवाइस है तो वो कैसी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो यूजर को सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में इंफॉर्मेशन को दिखाती है। वही बात यहाँ पे हमने लिखी है, द डिवाइस विच आर यूज टू डिस्प्ले द डेटा टू द यूजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। यानी ऐसी डिवाइस जो यूजर को हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराए, वो क्या है, आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आउटपुट यूनिट में और हमने क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, द इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम आर। जो इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर सिस्टम की, वो कौन कौन सी है। पहली आती है आपकी मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं वीडियो। ठीक है, वीडियो के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने वीडियो देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ओके, सो जो आपकी मॉनिटर आउटपुट स्क्रीन है, इसको हम वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह देखने में टीवी की तरह होता है। ओके, ये आपको दिख रहा है ना सामने, इसको ये टीवी की तरह ही दिखता है आपका मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस होती है, इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। ओके, यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है, और जो मॉनिटर के द्वारा जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, प्रदर्शित हो रही है, बेसिकली आपको तो रंग बिरंगी कई तरीके की चीज़ दिख रही है ना। आपको यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा जो आउटपुट यूनिट है, ये हमने थोड़ा सा ब्लू कलर के टच में लिखा है, ये येलो कलर का बैकग्राउंड है पीछे, ये रेड है, ये ब्लैक है। बेसिकली कई सारे रंग आपको दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो सारे रंग है, ये RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, इन 3 रंगों के कॉम्बिनेशन से सारी चीज़ें बनती हैं जो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखती हैं। ओके ना, आगे बढ़ते हैं।
तब बात आ जाती है प्रिंटर की। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त कर उसका आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करता है। और जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है, जो भी आप देखते हो ना प्रिंट आता है, हार्ड कॉपी आपके सामने आती है, ये प्रिंटिंग क्वालिटी को हम हमेशा डॉट पर इंच मीन्स DPI के द्वारा नापते हैं। फिर नेक्स्ट हम उदाहरण देखते हैं, तो वो आता है हमारे पास प्लॉटर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम प्लॉटर का। तो ये प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागज पर ग्राफिकल आउटपुट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो भी हम ग्राफिकल आउटपुट्स लेते हैं ना, वो कागज के ऊपर वो हम प्लॉटर के द्वारा लेते हैं। बेसिकली देखिए, प्रिंटर प्लॉटर दोनों ही प्रिंट करके निकालते हैं, दोनों ही प्रिंटिंग के काम में आते हैं। लेकिन जो प्रिंटर है वो क्या होता है? कागज के रूप में, या हमको कोई छोटे प्रिंट चाहिए तो प्रिंटर का यूज कर लेते हैं। लेकिन यदि हमको मान लो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या बड़े बड़े स्ट्रक्चर या बैनरों के ऊपर प्रिंटिंग चाहिए, है ना, इस तरीके से बड़े फॉर्म में कोई प्रिंट चाहिए, कोई ब्लू प्रिंट चाहिए किसी बिल्डिंग का, तो उस कंडीशन में फिर हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे प्लॉटर का। प्लॉटर है वो बेसिकली ब्लू प्रिंट को लेने के लिए यूज में लिया जाता है। और यह ब्लूप्रिंट बनाने के लिए सिंगल कलर या मल्टी कलर पेन का उपयोग करता है। कौन? प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शे या वास्तुकला को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कार्य में किया जाता है। इंजीनियर्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसके पहले एक ब्लूप्रिंट ले लेते हैं। इंजीनियर लाइन में प्लॉटर का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। सो आई होप आपको ये आउटपुट यूनिट्स हमने जो पढ़ी वो आपको समझ में आया होगा, और उसके 3 बेसिकली उदाहरण पढ़े, ये भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप फाइनली यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसिंग है कि किस तरीके से पूरा कंप्यूटर वर्क करता है, वो यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है हमने? प्रोग्राम एंड डेटा, यानी यूजर कोई प्रोग्राम लिखेगा या डेटा देगा सिस्टम को, तो वो किसके द्वारा देगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए, इनपुट यूनिट। ठीक है, सो इनपुट यूनिट के द्वारा सबसे पहले यूजर अपने डेटा को या प्रोग्राम को सिस्टम के अंदर स्टोर करवाता है। अब सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर कहाँ होगा? यूजर तो स्टोर करवा रहा है ना उसको, लेकिन स्टोर करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए ना। जैसे इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए, ऐसे स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज यूनिट यानी मेमोरी चाहिए। तो जो भी डेटा सिस्टम के अंदर पहुंच रहा है इनपुट यूनिट के द्वारा, वो कहाँ जा रहा है? स्टोरेज यूनिट में। अब स्टोरेज यूनिट से डेटा जो है वो कहाँ पहुंचता है? आपके CPU के कंट्रोल यूनिट में और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। ओके, ये जो आपको देखो CPU की यूनिट्स दिख रही है, तो जो डेटा है वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, और फिर यहाँ से प्रोसेस हो जाने के बाद डेटा वापस कहाँ आता है? स्टोरेज यूनिट पे आता है। ये साइकिल थोड़ी सी याद रखिएगा। स्टोरेज यूनिट से वो पहले आपके CPU के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के पास पहुँचता है, और फिर वहाँ से प्रोसेस होने के बाद वापस से स्टोरेज यूनिट पर ही आता है, और फिर वहाँ से फिर वो आगे चल के आउटपुट यूनिट में पहुँच जाता है। मान लीजिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन ही मान लीजिए, तो आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पर पहुँच जाता है, और फिर फाइनली जो भी रिजल्ट है वो यूजर को दे दिया जाता है। अब यहाँ पे 2 तरीके के एरो निशान बन रहा है, एक तो ये सॉलिड लाइन्स है और एक इस तरीके से डॉटेड लाइन्स लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है। ये जो सॉलिड लाइन का फ्लो दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा फ्लो। यानी इस तरीके से देखिए पूरा डेटा का फ्लो हो रहा है। पहले इनपुट यूनिट से आया, स्टोरेज में गया, स्टोरेज से CPU में गया, CPU से फिर स्टोरेज में आया, फिर आउटपुट यूनिट में पहुंचा और रिजल्ट मिल गया। और ये डॉटेड है, ये क्या है? कंट्रोल फ्लो। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है वो बेसिकली क्या कर रही है? देखिए, इनपुट को कंट्रोल कर रही है, फिर आउटपुट को कंट्रोल कर रही है ना। यहाँ पे बीच में ये जो स्टोरेज यूनिट है इसको भी कंट्रोल करती हुई क्या कर रही है? आगे बढ़ा रही है। ठीक है, फिर कंट्रोल यूनिट की देखिए प्रोसेसिंग दिख रही है। ये इनपुट यूनिट से लेकर यानी श्री गणेश से लेकर अंत तक सारे की सारी प्रोसेसिंग, जो भी डेटा का फ्लो हो रहा है पूरे को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। ओके, सो ये आपका पूरा आर्किटेक्चर है, या कह लीजिए पूरा डायग्राम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसिंग का। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।